नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में जब विरोधियों की ताकत खुद से ज्यादा महसूस होने लगे, तब अपनी रणनीति पर आगे बढ़ने की बजाय उसकी कमजोर नस को पकड़ना जरूरी हो जाता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की 80 सीटों को जीतने का दावा तो कर दिया था, लेकिन इन सीटों को जीता कैसे जाए, इसकी कोई खास रणनीति जमीन पर दिखाई नहीं देती। इस बीच आज अखिलेश यादव ने फिर से ऐसा ट्वीट किया जिसने यूपी का सियासी तापमान और बढ़ा दिया। सपा प्रमुख ने भाजपा को घेरने के लिए उसके ही आंतरिक सर्वे का सहारा लिया और उन सीटों के सहारे तंज कसा जिसे भाजपा ने रेड जोन में रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखाने लगा है और सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। अखिलेश यादव का यह ट्वीट कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए था, उन्हें संदेश देने के लिए था कि अगर पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही लाल रंग का जिक्र किया, भाजपा के नेताओं ने फिर से समाजवादी झंडे को निशाने पर ले लिया। भाजपा की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी का यही लाल रंग यूपी में अराजकता का प्रतीक बन गया था। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के इस बयान पर आज दिन भर सियासत गरमाई रही। वहीं आज सीएम योगी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उसके बाद रामलला के द्वार पहुंचे। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया। सियासी दलों की तैयारी बताती है कि वो चुनाव को लेकर अभी से ही एक्शन मोड में है। इस बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ऐसा बयान भी आया जो देश में नई बहस को जन्म दे सकता है। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में अधिकारियों से जल्दी काम निपटाने के लिए कहा। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जरूरी नहीं कि लोकसभा चुनाव अगले साल ही हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव इसी साल हो जाए। यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर नई हवा बह रही है और यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इस तरह की संभावना जाहिर की है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारी कहां तक पहुंची और बसपा के खेमे में कौन सा नया प्लान तैयार हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से तमाम दलों की रणनीति को पस्त कर रहे हैं, इन तमाम चीजों के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही बात लैपटॉप बनाम टैबलेट वाली सियासत की भी होगी, जिसकी आज नई तस्वीर सामने आएगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सियासी दलों की पहली कोशिश चुनाव के पहले माहौल बनाने की होती है, जनता तक ये संदेश पहुंचाने की होती है कि वो मजबूती के साथ लड़ाई में खड़े हैं। अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों से इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार सपा प्रमुख ने जैसे ही भाजपा की रेड जोन वाली सीटों का जिक्र किया, दोनों दलों के बीच नई जंग छिड़ गई। सियासत के मैदान में सबसे तूफानी टक्कर। अस्सी सीटों के रण का दावेदारी अध्याय। भाजपा के आंतरिक सर्वे पर अखिलेश का सियासी तंज। रेड जोन वाली सीट पर रेड पावर की हुंकार। समाजवाद का लाल रंग, जनता किसके संग? जो सपा के नेता और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, वो लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। अखिलेश की लाल सियासत पर भाजपा का भगवा अटैक। इनको समझ में नहीं आता कि यही रेड पावर जो इनकी जो है, माने गुंडई की जो पावर है, इसको ही पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए जनादेश जनता ने श्री योगी जी को दिया है। 80 सीटों पर जीत का नया शंखनाद।
अच्छी बात है कि सपा 80 में से खाली 14 सीटों पे अपना ध्यान केंद्रित की है, तो अच्छी बात है कि 14 में से कितनी घटती है अब यही देखना है उनके लिए। बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास पैदा हुआ है। रेड जोन पर राजनीतिक जंग, 24 की लड़ाई का लाल रंग। बात तो चुभेगी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की एक बड़ी पहचान उनकी लाल टोपी है। चुनाव में अक्सर भाजपा के नेता सपा किसी लाल टोपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवाद के इसी लाल रंग पर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आज उन्होंने भाजपा के रेड जोन वाली सीटों का जिक्र करते हुए लाल रंग का ही उदाहरण दिया, जिसके बाद सपा की तरफ से लाल रंग का इतिहास गिनाया जाने लगा। किसी ने लाल रंग को क्रांति की निशानी बताया तो किसी ने बलिदान की पहचान, लेकिन भाजपा के नेताओं की समाजवाद का लाल रंग अपराध और अराजकता से ज्यादा कुछ और नहीं। यूपी की 80 सीटों में से कितने पर कमल खिलेगा और कितने पर साइकिल दौड़ेगी, इसे लेकर भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग फिर से तेज हो गई है। पहले अखिलेश यादव ने 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा ठोका और अब भाजपा को उसके आंतरिक सर्वे पर घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अब भाजपा कह रही है कि यूपी में उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। हैशटैग 80 हटाओ भाजपा हटाओ। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें रेड जोन में हैं। इसका मतलब है कि जो सपा के नेता और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, वो लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो समाजवादी पार्टी का लाल रंग है उससे अब खतरा हो गया है। दरअसल बीते दिनों एक खबर आई थी जिसके मुताबिक भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे करवाया था। इसमें यूपी की 80 सीटों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है ग्रीन जोन, जहां भाजपा की राह आसान है। दूसरा है येलो जोन, जहां भाजपा को ज्यादा मेहनत करनी है। और तीसरा है रेड जोन, जहां भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। भाजपा के इसी आंतरिक सर्वे पर अब अखिलेश यादव ने चुभने वाला वार किया है। लाल रंग की पहचान ही अपराध हो गई हो। जिनके समय पर लाल टोपी लगाकर गुंडई का लाइसेंस मिल जाता हो और जो भी लाल टोपी लगाता है वो गुंडा ही नजर आता हो, ऐसे लोग जो जिनके समय के ऊपर ये लाल रंग का झंडा जिस छत पर दिखता था तो समझ में आता था ये गुंडई का चिन्ह है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरफ इशारा किया है कि उनका रेड जोन हमारे लाल, तो लाल जो है हमारा क्रांति का प्रतीक है और लाल रंग की हमारे समाजवादी पार्टी की टोपी भी है जिसको हम सब लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम क्रांतिकारी नौजवानों के साथ मिल करके, किसानों के साथ मिल करके, समाज के हर वर्ग को जोड़ करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का पूरी तौर पर प्रयास करेंगे। दरअसल भाजपा ने जिन सीटों को रेड जोन और येलो जोन में रखा है उनकी संख्या 31 है। इसमें रेड जोन वाली 16 सीटें हैं, जबकि 5 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के ही सांसद हैं। फिरोजाबाद, बदायूं, इटावा, रामपुर और आजमगढ़ को भाजपा ने रेड जोन में रखा है। ये ऐसी सीटें हैं जहां मौजूदा वक्त में भाजपा के ही सांसद हैं। इनमें रामपुर और आजमगढ़ को भाजपा ने उपचुनाव में जीता था, जबकि बाकी की 3 सीटों को 2019 में ही जीता गया था। सपा अच्छी बात है कि सपा 80 में से खाली 14 सीटों पे अपना ध्यान केंद्रित की है, तो अच्छी बात है कि 14 में से कितनी घटती है अब यही देखना है उनके लिए। 80 की बात तो हमारे पक्ष में। बीजेपी की खतरे की घंटी बज चुकी है।
और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये लाल रंग ऐसा बिखरेगा कि दिल्ली में भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में तिरंगा फहराया जाएगा लाल किले पे। भाजपा ने रेड जोन में कुछ और सीटें भी रखी हैं, जिसे वो 2019 के चुनाव में हार चुकी है। इनमें पूर्वांचल की जौनपुर, गाजीपुर, घोसी और लालगंज सीट का नाम है, जबकि अवध की रायबरेली, अंबेडकर नगर रेड जोन में ही है। इसी तरह पश्चिमी यूपी में भी भाजपा के लिए ज्यादा परेशानी है। यहाँ की मैनपुरी, अमरोहा, सहारनपुर और मुरादाबाद जैसी सीटें रेड जोन में हैं, जबकि संभल, नगीना और बिजनौर को भी फिर से रेड जोन में रखा गया है। ये ऐसी सीटें हैं जिनके लिए भाजपा अभी से मजबूत रणनीति तैयार कर रही है। रेड जोन की इन्हीं सीटों पर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में रैली करते नजर आएंगे। यही नहीं, पार्टी ने कुछ ऐसी सीटें भी चिन्हित की हैं जहां पिछले चुनाव में जीत का अंतर या तो बहुत कम था या फिर विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। इन सीटों को भाजपा ने येलो जोन में रखा है। इनमें पूर्वांचल की फूलपुर, कौशाम्बी, भदोही, श्रावस्ती और सुल्तानपुर सीटें हैं। अवध की अकबरपुर, अमेठी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और प्रतापगढ़ रेड जोन में है। पश्चिमी यूपी की हाथरस, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, कैराना और बागपत रेड जोन में ही है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य है। उसी के लिए हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रेड जोन नहीं, कोई जोन नहीं है। जोन केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। हालांकि ऐसा नहीं कि भाजपा ने हिम्मत छोड़ दी है, बल्कि भाजपा और ज्यादा मजबूती के साथ इन सीटों पर फोकस कर रही है और समाजवादी पार्टी को फिर से उसी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश है, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में दिया था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव लगातार चुनावी तैयारी में जुटे हैं। आज भी उन्होंने पार्टी दफ्तर में विधायकों और पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। लेकिन अखिलेश यादव जहां लखनऊ में बैठकर 24 के चुनाव के लिए रोड मैप तैयार कर रहे थे, तो मेरठ से आज फिर सपा के लिए चुभने वाली खबर सामने आ गई। मेरठ में सपा के जिला अध्यक्ष ने पार्टी की कलह से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया। ये मेरठ में समाजवादी पार्टी के लिए नई चुनौती है, क्योंकि इससे पहले जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब भी मेरठ से अखिलेश यादव को परेशान करने वाली खबर सामने आई थी। अब सवाल यह है कि मेरठ में सपा के भीतर जो गुटबाजी बड़ी बनती जा रही है, उसे अखिलेश यादव कैसे खत्म करेंगे। अखिलेश यादव ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा तो कर दिया, लेकिन ये 80 सीटें जीती कैसे जाएंगी, इसे लेकर मंथन जारी है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन सपा मुख्यालय में मीटिंग का दौर चला। कई विधायक इस बैठक में शामिल हुए। सपा की कोशिश है कि कम से कम समय में सभी 80 सीटों पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाए, बूथ की टीम को मजबूत बनाया जाए, गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया जाए और दलित पिछड़ा वर्ग का वोट कैसे अपने पाले में लाया जाए, इस पर काम तेज किया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि इधर अखिलेश कई घंटे पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं और उधर पार्टी को हर दूसरे दिन झटका लग रहा है। अब मेरठ से ऐसी खबर आई है जो अखिलेश यादव को चुभने वाली है। यहाँ पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह और जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक भाजपा में शामिल हो गए। दोनों ने पार्टी छोड़ने की वजह अंदरूनी कलह को बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी 2024 को लेकर के बहुत गंभीर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे, आज भी उनके कार्यक्रम जारी हुए हैं और अपने समाजवादी पार्टी दफ्तर पर बहुत पहले आ जाते हैं और एक एक करके विभिन्न जनपदों से जो कार्यकर्ता आते हैं उनसे फीडबैक भी लेते हैं और 2024 के लिए उनको लगातार वो इस बात के लिए आगाह करते हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 40 और 45 डिग्री के टेम्परेचर पे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी गांव-गांव घूम रहे हैं। आपने देखा होगा सीतापुर गए। अगले साल लोकसभा चुनाव है और सपा में अभी से इस्तीफे वाला तूफान खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद लखीमपुर के नगर अध्यक्ष फैसल खान समेत कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। सीतापुर से जिस राकेश राठौर को सपा ने शामिल करवाया था, वो भी कांग्रेस में चले गए। अभी हाल ही में मुलायम के करीबी रहे और पूर्व मंत्री सीपी राय भी सपा छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं।
उनके विरोध के बावजूद बना मैं अध्यक्ष, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उनके। वो खुद जो हैं पता नहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनका कुछ पता थोड़ी है। किस किस दल से उनके संबंध हैं, किस किस दल में वो काम करते हैं, किस पार्टी में रहते हुए पार्टी के लोगों को हराने का काम करते हैं। हमने ये काम नहीं किया कभी भी। हम जब तक पार्टी में रहे, जब तक समाजवादी पार्टी में रहे, पूरी ईमानदारी के साथ रहे। आज हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी में काम करेंगे और वर्कर के रूप में काम करें। हमें कोई जिम्मेदारी मिले ना मिले, लेकिन वर्कर की हैसियत से हम यहाँ काम करने के लिए आए। बिल्कुल नहीं चल रहा ठीक ठाक। हमारा रोड शो हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी आए, उसमें विधायक नहीं थे उनके साथ में, कोई सुन नहीं रहा है, बस सब ऐसे ही हो रहा है। तो अध्यक्ष जी भी काम करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था, अध्यक्ष जी ने बना दिया, जबरदस्ती बनाया, इन्हें भी बुला कर बनाया, जबकि ये इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्हें जो जिम्मेदारी दी उसके बावजूद इन्होंने अपना काम करा, अपनी बॉडी बना के भेज दी। और बहुत दिन से चल रहा था, तो आज हम सदस्यता ग्रहण कर लिए भारतीय जनता पार्टी की। यानी 1 महीने के भीतर सपा को एक एक कर कई झटके लग चुके हैं, जबकि भाजपा नेताओं का दावा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी अपने दल को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने दल के लोगों की बात नहीं सुनते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। यही तो अंतर है भाजपा में, समाजवादी पार्टी में। हमारे कोई भी आम कार्यकर्ता भी किसी भी अपने प्रतिनिधि से तुरंत मिल लेगा। उस दल में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्ति उस दल को अलविदा कहने वाले हैं और जल्दी ही और लोग भी शामिल हैं। पश्चिमी यूपी में सपा की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले रालोद ने कांग्रेस के साथ जाने का इशारा किया और अब पार्टी के मेरठ जिला अध्यक्ष अंदरूनी कलह का आरोप लगाते हुए भाजपा में चले गए। इस झटके को पार्टी की रणनीति फेल होने से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल निकाय चुनाव से पहले ही चौधरी जयवीर सिंह को सपा जिला अध्यक्ष बनाया गया था। सपा विधायक शाहिद मंसूर से उनका 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं। पूर्व जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह भी उनके विरोध में थे। मेरठ सपा कई खेमों में बंटी है और जब सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को मेरठ से महापौर चुनाव लड़वाया गया तो ये खेमेबंदी और बढ़ गई। सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंसूर, रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद और पूर्व विधायक योगेश वर्मा खुलकर सीमा प्रधान की मुखालफत करते रहे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के रोड शो में भी ये नाराज विधायक नहीं पहुंचे। नतीजा, सीमा प्रधान न सिर्फ चुनाव हारी बल्कि तीसरे नंबर पर पहुंच गई। किसी भी पार्टी में जब कोई इस्तीफा होता है तो उसे थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। हालांकि इस मौके पर भी सपा भाजपा पर ही तंज कस रही है। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को कमजोर पड़ रही हो, कुछ मजबूत करने के लिए ऐसे मजबूत लोगों को ले गई हो भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि उसकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि दूसरी पार्टी के लोगों को और उन लोगों को जो हर दूसरे महीने पार्टी बदलते हैं। मैं शाहिद मंजूर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन उनसे इस उत्तर की आशा मुझको तो नहीं थी। अरे भाई, जिला अध्यक्ष जिस व्यक्ति को तो आपने बना रखा है तो उसके बारे में आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। उनका कहना है तो हल्के फुल्के। अरे हल्का फुल्का अगर आपने जिला अध्यक्ष बना रखा तो फिर आपकी समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी? फिर तो हम पूरी समाजवादी पार्टी को आंधी की तरह उड़ा लेंगे। चुनाव अभी लंबा वक्त बाकी है और इस लंबे वक्त में अभी कई उलटफेर देखने को मिलेंगे। कभी कोई अपने ही विरोधी नेता से प्रभावित हो जाएगा तो कभी अपनी ही पार्टी में उसे कलह नजर आने लगेगी। कुल मिलाकर ये सियासत है जहां जनता से ज्यादा अपना भला सोचा जाता है। अब अखिलेश यादव इससे क्या सबक लेते हैं और ऐसे क्या प्रयास करते हैं कि जिससे सपा में बढ़ती बीजेपी की घुसपैठ को रोका जा सके, क्योंकि यही हालत रही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की उम्मीदों को बड़े झटके लग सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। सियासत में राजनीतिक दल कभी अपनी पहचान नहीं मिटने देते। यही वजह है कि सत्ता के बाहर होने के बाद भी उन योजनाओं का जिक्र करते रहते हैं जो कभी उनकी सरकार की बड़ी पहचान हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की लैपटॉप पॉलिटिक्स की, जिसे सपा बार बार हवा दे रही है। बीते दिनों डिंपल यादव जब मैनपुरी गई थी तब भी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया गया था। यानी एक तरफ योगी सरकार करोड़ों छात्रों को लैपटॉप देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है तो सपा अपनी लैपटॉप वाली पहचान को मिटने देना नहीं चाहती। ये योगी सरकार का टैबलेट वाला सम्मान है। लोक भवन में सीएम योगी ने उन होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जिन्होंने अलग अलग बोर्ड परीक्षा में टॉप किया।
सीएम ने 140 से ज्यादा छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार और एक टैबलेट गिफ्ट किया। सीएम ने कहा उनकी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा है और इसे तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है, दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है, अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों का पूरा फोकस युवा वोटरों पर है। यही वजह है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में टैबलेट और स्मार्टफोन वाली जो बात कही थी उसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस रेस में सपा भी पीछे नहीं रहना चाहती। जब जब बात टैबलेट की होती है, सपा अपनी लैपटॉप वाली पॉलिसी सामने ले आती है। अखिलेश यादव अलग अलग मौकों पर मेधावी छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित करते रहते हैं। अलग अलग बोर्ड के जो टॉपर होते हैं उन्हें कभी पार्टी कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया जाता है तो कभी उनके घरों पर जाकर लैपटॉप दिया जाता है। बीते दिनों आजमगढ़ में अखिलेश ने कई छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए थे। समाजवादी पार्टी की लैपटॉप वाली एक तस्वीर मैनपुरी से भी सामने आई थी, जब सांसद डिंपल यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं को उनके घर जाकर लैपटॉप दिया था। 12वीं क्लास के मेधावी छात्र हैं, यूपीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के, समाजवादी पार्टी द्वारा उन सभी छात्रों को लैपटॉप दिया गया है। कुल कितने बच्चे रहे इनको? लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें तीनों बोर्ड के बच्चे थे। तीनों बोर्ड थे। यानी सपा और भाजपा में जहां एक तरफ मुद्दों वाली लड़ाई है तो दूसरी ओर टैबलेट बनाम लैपटॉप वाली लड़ाई भी है जो कई सालों से चलती आ रही है। यूपी में लाखों ऐसे छात्र हैं जिनके पास या तो अखिलेश सरकार में मिला लैपटॉप है या फिर योगी सरकार में मिला टैबलेट, और इसी आधुनिक सुविधा पर सियासत तेज है। देखिए वो क्या कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को भी पूरा सम्मान देकर काम कर रही है और नौजवानों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। जहाँ लैपटॉप आज से कितने वर्ष पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़े पैमाने पर 18 लाख से भी ज़्यादा युवाओं के हाथों में उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया था, तब भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के हम सदन में थे तो सदन में इधर उधर बहुत बयान करते थे कि झुंझुना है, इससे नौजवान बिगड़ जाएगा, पढ़ाई ना करके दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन जो उसके परिणाम आए कि जिन लड़कों को लैपटॉप मिले, बेटियों को मिले, बहनों को मिले, उन्होंने अपने जीवन में उसका बहुत उपयोग किया। लोकसभा चुनाव में नौजवानों की भूमिका काफी अहम होने वाली है। ये बात सियासी पार्टियां भी अच्छे से समझती हैं और ये बात भी साफ है कि किसी एक छात्र को भी लैपटॉप देने से उसके पूरे परिवार पर असर होता है, यानी लैपटॉप या टैबलेट एक और वोट अनेक। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तो बसपा पहले ही एकला चलो के मंत्र पर चुनावी मैदान में दम दिखाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 24 की सियासी राह पर बसपा के सामने दोहरी चुनौती है। पहली जमीन पर पार्टी की जड़ों को मजबूत करने की और दूसरी मतदाताओं को बसपा के पक्ष में गोलबंद करने की, नए नेताओं को खड़ा करने की। ऐसे में बसपा ने दोनों मोर्चों पर तेजी से काम बढ़ा दिया है। मायावती का सबसे ज्यादा फोकस ऐसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर है जिनके सहारे मतदाताओं के बीच पार्टी की मोर्चेबंदी को मजबूत किया जा सके। पहले अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान, फिर पैनल के जरिए प्रत्याशियों के चयन का प्लान और अब नए चेहरों के कंधों पर 24 का विजय अभियान। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब तक कायम है। वोट बैंक के मोर्चे पर भी बसपा का ग्राफ गिरा है, जबकि संगठन के लिहाज से भी वो कमजोर हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कितने ही नाम हैं जो बसपा का साथ छोड़कर विरोधियों के साथ हो गए। ऐसे में अब बसपा का जोर नए नेता तैयार करने पर है, जिसके लिए उसने पैमाना भी तय कर दिया है। दरअसल बसपा की योजना क्षेत्र या फिर एक वर्ग के बीच पकड़ रखने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की है। खासकर बसपा को ऐसे नेताओं की तलाश है जो जाति या फिर
धार्मिक समीकरणों के आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी की ताकत रखते हों। इसके लिए बसपा ने पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर्स और पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बसपा की योजना नए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बैठक और सभाओं में आगे कर विरोधियों के सामने नई चुनौती पेश करने की है। बसपा का सबसे ज्यादा फोकस दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग के बीच नए सिरे से विश्वास पैदा करने पर है, जिसे लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। बहुजन समाज पार्टी में अब मायावती को छोड़ करके कोई भी नेता पुराना नहीं रह गया है, इसलिए अब उनको अगर अपनी पार्टी चलानी है तो नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि वो टिकट के लिए लोगों से पैसा नहीं लेंगे, तभी उनकी पार्टी आगे चल पाएगी। अब इन्हें जनता ने नकार दिया, अब वो कुछ भी करें, अब जिंदा नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जनता के अंदर विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब किसी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है। बसपा की रणनीति पर सियासी हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि बसपा जमीन पर पार्टी की बैठ मजबूत करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। यही नहीं, बसपा ने 2024 के मुकाबले में प्रत्याशियों को लेकर भी अभी से कवायद तेज कर दी है। मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटर्स और पदाधिकारियों को 2 से 3 मजबूत नामों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है। लोगों से पार्टी के नेताओं को लेकर फीडबैक जुटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जोर बूथ कमेटियों के गठन और संगठन को मजबूत करने पर है। इस बीच बसपा ने सपा और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति का खुला विरोध कर साफ संकेत दे दिए हैं कि 2024 के लिए उसकी रणनीति पुराने वोट बैंक की ओर लौटने की है। दूसरे लफ्जों में कहें तो मुस्लिम वोट बैंक पर बसपा ने अपनी दावेदारी बढ़ा दी है। पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर हैं। इनको ये परेशानी क्या है? कांग्रेस कोई सरकार में तो है नहीं, कांग्रेस के पीछे क्यों? अगर कहीं कोई बात है तो कांग्रेस तो विपक्ष है, इन्हें विपक्ष का साथ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के पीठ में जरूर पीठ पीछे बुराई करेंगे। तो इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि किस पर ये वार कर रही हैं। इनके स्टेटमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि ये भाजपा की गोद में बैठ कर के कांग्रेस का निशाना साध रहे हैं। साफ है कि बसपा ने 2024 की चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि सत्ता के रास्ते पर बसपा की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये सवाल जरूर कायम है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। योग दिवस पर भाजपा सरकार मदरसों में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, लेकिन आयोजन से पहले ही सियासत धर्म की दिशा में चली आई है। मदरसों में योग कार्यक्रम की योजना सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को चुभ रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने योग कार्यक्रम की जगह तालीम दिवस आयोजित करने की वकालत की है। वहीं शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर भाजपा का पलटवार चुभने वाला है। 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन देश के भीतर योग दिवस के आयोजन से पहले ही धर्म के नाम पर विवाद का बवंडर उठ रहा है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने इस बार मदरसों में भी योग कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। यूपी में 900 जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित होंगे। मदरसों, मज़ारों और दरगाहों में भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। भाजपा का मुस्लिम मोर्चा मदरसों और सूफी विचारधारा के लोगों को योग कार्यक्रमों में शामिल करवाएगा। योग दिवस पर योगी सरकार की यही योजना सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को चुभ रही है। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस मनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है। यानी बर्क ने मदरसों में योग के आयोजन को सीधे तौर पर धर्म से जोड़ दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल भी यूपी के मदरसों में योग दिवस का आयोजन हुआ था। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्य देशों में से 177 ने योग दिवस को मान्यता दी है। इनमें कई इस्लामिक देश भी शामिल हैं।
इस्लामिक देश ईरान में योग बेहद लोकप्रिय है। अबू धाबी में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तुर्की में साइमन यिन और यांग योग का अभ्यास करते हैं। पाकिस्तान में भी योग की शिक्षा दी जाती है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में कई जगहों पर योग शिविर लगाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि फिर अपने देश में ही योग को लेकर धर्म के नाम पर विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है, या फिर सारी कवायद सिर्फ धर्म की धुरी पर वोट वाली सियासत को रफ्तार देने की है। समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों को किस तरह से पिछड़ा रखा जाए, उनको अनपढ़ रखा जाए, किस तरह से उनको दुनिया के साथ चलने से रोका जाए, लगातार इसी के लिए कोशिश करती रहती है। जब वो सत्ता में होते हैं तो मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते, केवल लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। लेकिन आज जब मदरसों के अंदर योग की बात है, जब स्कॉलरशिप की बात है, गरीबों को मकान देने की बात आती है, तो उनको दर्द होता है। योग दिवस पर सियासत अपनी जगह। इस बीच देश भर में योग दिवस की तैयारियां जारी है। 21 जून को मानवता की थीम पर योग दिवस का आयोजन होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में जब जब बात मदरसों की होती है तो सियासत तेज हो जाती है। इस बीच मदरसों से जुड़ी एक और खबर सुर्खियों में है। दरअसल योगी सरकार के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे उन मदरसों की फंडिंग की जांच शुरू हो गई है जो पिछले साल हुए सर्वे में फंडिंग का सोर्स नहीं बता पाए थे, या फिर विदेश से मिलने वाली फंडिंग का सोर्स संदिग्ध पाया गया था। जांच के लिए 2 सदस्यों वाली 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो कि 13 जुलाई के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मिल रही फंडिंग का सोर्स क्या है? विदेश से संदिग्ध सहायता के पीछे की असल कहानी क्या है, या फिर मकसद क्या है? क्या कोई टेरर कनेक्शन है? इन तमाम सवालों के बीच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नेपाल सीमा से सटे जिलों के मदरसों की जांच शुरू कर दी है। योगी सरकार के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 टीमें गठित की हैं। पहली टीम में विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह और मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह को शामिल किया गया है, जबकि दूसरी टीम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जे रीवा और संयुक्त निदेशक आरपी सिंह को शामिल किया गया है। टीम नेपाल सीमा से सटे 9 जिलों का दौरा करेगी। सीमा पर स्थित मदरसों की फंडिंग की जांच करेगी। 14 और 15 जून को टीम बलरामपुर जिले के मदरसों की जांच करेगी। 19 और 20 जून को सिद्धार्थनगर के मदरसों में फंडिंग की जांच होगी। टीम 20 और 21 जून को पीलीभीत के मदरसों की जांच करेगी। 26 और 27 जून को टीम मऊ जिले के मदरसों में जाएगी। 3 और 4 जुलाई को टीम बहराइच के मदरसों की फंडिंग की जांच करेगी। 5 और 6 जुलाई को आजमगढ़ के मदरसों की जांच होगी। 10 और 11 जुलाई को श्रावस्ती के मदरसों की, जबकि 12 और 13 जुलाई को लखीमपुर खीरी जिले में मदरसों की जांच की जाएगी। 13 जुलाई के बाद जांच टीम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी। साल भर पहले हमने सर्वे कराया था मदरसों का। उस सर्वे में कुछ तथ्य सामने आए। उन तथ्यों के आधार पर कि फंडिंग कैसे हो रही है, उनके आर्थिक स्रोत कैसे हैं, उसको ठीक से जानकारी करने के लिए टीमों का गठन किया। ये उच्च स्तरीय टीम है और ये 13 जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी। फिर रिपोर्ट आने पर फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। बता दें कि मदरसों को हो रही फंडिंग की जांच का फैसला पिछले साल हुए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। सर्वे रिपोर्ट में कई मदरसों को मिल रही फंडिंग संदिग्ध पाई गई थी। दूसरा, ऐसे मदरसों की संख्या करीब 8,500 है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 550 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। उधर सिद्धार्थनगर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 525 है। नेपाल से सटे बहराइच में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे करीब 500 हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं मदरसों पर सरकार की भी नजर है। एक ऐसा इनपुट आया है कि जो सीमावर्ती जिले हैं, जो नेपाल से सटी हुई सीमाएं हैं, वहाँ के जो मदरसे हैं उन्होंने अपने आय के स्रोत क्लियर नहीं किए हैं, स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो उनसे जानकारी मांगी गई है, क्योंकि चाहे मदरसे हों या कोई अन्य संस्थान हो, व्यक्ति कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम और सुरक्षित प्रदेश सुरक्षित देश इसके साथ चली है। माना जा रहा है कि जांच में कई मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
क्या यूपी में विधायकों को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? क्या बिना सुविधा शुल्क के जनप्रतिनिधियों का भी काम नहीं हो रहा? ये सवाल भाजपा के एक विधायक की तरफ से उठाए गए हैं। बुलंदशहर से भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने 2 महीने पहले गाजियाबाद के डीएम को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारी पर 48,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी को लिखे हुए 2 महीने बीतने वाले हैं और जब डीएम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये चिट्ठी मीडिया में सार्वजनिक हो गई, जिस पर सपा ने चुभने वाला हमला किया है। गाजियाबाद जिला अधिकारी को लिखी गई ये चिट्ठी भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की है। ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन पत्र में जो लिखा है उसने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। चिट्ठी में दर्ज हर एक हर्फ गवाही है कि अगर असलहा लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है तो सुविधा शुल्क तो देना ही होगा, फिर आदमी चाहे आम हो या खास। चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि उनके पास मौजूद असलहे के लाइसेंस का रिन्यूअल गाजियाबाद के असलहा बाबू के द्वारा किया गया, जिसके लिए 48,000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क यानी रिश्वत के रूप में देने पड़े। प्रदीप चौधरी की चिट्ठी में बताया गया है कि उन्होंने कई बार अपने बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन असलहा बाबू ने कहा बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होगा। यानी भाजपा सरकार भले ही भ्रष्टाचार में कमी का दावा कर रही हो, लेकिन असल तस्वीर क्या है वो भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की चिट्ठी से साफ है। दूसरे लफ्जों में कहें तो भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की चिट्ठी अपनी ही सरकार के दावों पर सवाल उठाती है। इस बीच भाजपा नेता बालेश्वर त्यागी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। माननीय विधायक जी ने एक तरह से जो विधायक होने का कर्तव्य है उसका पालन नहीं किया, और यही मैंने उस फेसबुक पर लिखा भी है कि एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को अपने लाखों मतदाताओं की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करनी है, उनके अधिकारों का, हितों का संरक्षण करना है। उसके बजाय अगर खुद ही वो पीड़ित हो जाएं तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। भाजपा विधायक से रिश्वत लेने का मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में इस मामले में गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने जांच के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य विकास अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। खास बात यह है कि इस मामले में अब भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने चुप्पी साध ली है, जबकि विपक्ष चुभने वाला वार कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पैसा मांगा जा रहा है तो जनता का क्या हाल होगा, इससे अंदाज लग सकता है। जाहिर है कि असलहा रिन्यूअल के मामले में रिश्वत पर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने भले ही चुप्पी साध ली है, लेकिन जिला अधिकारी को लिखी गई उनकी चिट्ठी ने भ्रष्टाचार की धुरी पर सियासी संग्राम का शंखनाद कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। और अब बात कथित लव जिहाद के उस केस की जिसका पहाड़ का माहौल जिसने गरमा दिया है। हिंदू संगठनों की ओर से 15 जून को महापंचायत के ऐलान को देखते हुए उत्तरकाशी में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने महापंचायत की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। आज पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस मुस्तैद है। धारा 144 लागू कर दी गई है। रास्तों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। हिंदू संगठनों की महापंचायत से पहले पुलिस की तैयारी बताती है कि लव जिहाद के कथित मामले ने शासन प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उत्तरकाशी के पुरोला की घटना पर देहरादून तक हलचल बढ़ी हुई है। उत्तरकाशी में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद वीरेंद्र सिंह रावत कोई के नाम के व्यक्ति ने पुरोला के रहने वाले, उन्होंने हमें आवेदन दिया था। तो हमने उनको कुछ प्रश्न किए थे कि कहाँ करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे। तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो जब जवाब नहीं आया तो हमने उनकी अनुमति नहीं दी उनको। धारा 144 19 जून तक हमने लगाई है आज से। हालात को देखते हुए देहरादून और हरिद्वार में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। खास बात यह है कि स्थानीय प्रशासन ने 15 जून को होने वाली हिंदू संगठनों की महापंचायत के लिए इजाजत देने से मना कर दिया है। उत्तरकाशी के पुरोला में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुरोला के मेन बाजार में इस वक्त पुलिस फोर्स की मदद से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस फोर्स भारी मात्रा में यहाँ पर
फ्लैग मार्च कर रही है और कल जिस तरह से महापंचायत का ऐलान हिंदू संगठनों के माध्यम से किया गया था, उसको देखते हुए पूरे क्षेत्र में धारा 140 लागू की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। पुलिस की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हम क्लियरली बता देंगे डूज और डोंट्स के बारे में और उसके जो भी SOP है उसके बारे में, और किसी को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस बीच कथित लव जिहाद और महापंचायत का मामला कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर 15 जून को हिंदू संगठनों की महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा, कानून व्यवस्था देखना राज्य सरकार का काम है और आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है। सद्भावना बनी रहे, इसका हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में सख्त निर्देश दिए हैं, किसी प्रकार की पंचायत न हो, आखिरकार संपूर्ण सौहार्द का वातावरण बना रहे। लेकिन ये भी सच है, जब से जबरन धर्मांतरण कानून आया है, कुछ लोग जो इसको पचा नहीं पा रहे, ऐसे लोगों द्वारा इस प्रकार कृत्य के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है। धामी की अपील के बावजूद उत्तरकाशी में हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। एक धर्म विशेष के कई लोगों के पलायन करने की खबर सामने आ रही है कि महापंचायत का ऐलान जिन्होंने किया, जिसने भी किया, यदि महापंचायत का ऐलान किया होगा तो उसके सकारात्मक पहलू होंगे, नकारात्मक पहलू नहीं होंगे। हम तो चाहते हैं कि पूरे पुरोला में चैन अमन से प्रत्येक आदमी रहे। हो सकता है कि इन मुद्दों पे महापंचायत हो रही होगी। महापंचायत की परमिशन न मिलने के बावजूद हिंदू संगठन लव जिहाद को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रशासन की सख्ती पर बजरंग दल ने हिंदुओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। प्रशासन उसे दबाने का काम कर रहा है, लव जिहादियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। धारा 144 लगाई गई है षड्यंत्र के रूप में। क्या हिंदू अपने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अपनी बेटियों के लिए सभा नहीं कर सकता? क्या हिंदू को बोलने का अधिकार भी नहीं रहा? क्या हिंदुओं को अपनी बेटियों के सुरक्षा का अधिकार नहीं रहा? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खबर ये भी है कि महापंचायत के ऐलान के बाद से ही बड़ी संख्या में लोग पुरोला पहुंच रहे हैं। पुरोला के होटल फुल बताए जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली है। ऐसे में परमिशन न होने के बाद भी हिंदू संगठनों की महापंचायत की चर्चा तेज है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से विनोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल बात तो चुपेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।